नमस्कार। डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास प्रोग्राम। इस वक्त मैं हूं लाल चंद्र सिंह। अगले 1 घंटे में हम देखेंगे कुछ ऐसी खबरें जिन पर चर्चा जरूरी है, और यह चर्चा हम करेंगे अपने संवाददाताओं और खास मेहमानों के साथ। और आज सबसे पहले बात करेंगे आरएसएस की, जिसकी स्थापना के 100 साल हो गए। और जब 100 साल हो गए तो कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री भी गए, लेकिन संघ उसमें कटुता के लिए कोई जगह नहीं है, सबके लिए भ्रातृत्व भाव है। इस पर आज सबसे पहले बात करेंगे। इसके बाद आज की खास चर्चा खास मेहमानों के साथ की जो बिहार में एसआईआर की फाइनल लिस्ट आ गई, उसके खिलाफ किसी को कुछ अब कहने को है नहीं क्या? क्योंकि तमाम तरह के आंदोलन चलाए गए, नैरेटिव चलाए गए, लेकिन क्या सारे के सारे नैरेटिव ध्वस्त हो गए, फुस हो गए? इसी पर आज खास चर्चा करेंगे खास मेहमानों के साथ। और इसके बाद बात करेंगे तमिलनाडु में जो एक संवेदनाहीन राजनीति हो रही है, असंवेदनशील राजनीति हो रही है, भगदड़ के ऊपर पीड़ितों की किसी को चिंता नहीं है। उल्टा इसमें जिम्मेदारी किसी और के ऊपर डाल दी जाती है, जबकि नेता और अभिनेता उनको वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है। सब लोग उन्हीं को फोन करके हालचाल लेते हैं। पीड़ितों का हालचाल लेना चाहिए। ये कैसी संवेदनहीन राजनीति है, इस पर बात करेंगे जो तमिलनाडु में चल रही है। होंगे तमाम सवाल जवाब, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की स्थापना के गौरवशाली 100 वर्ष पूरे। शताब्दी वर्ष समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जारी किया स्मारक डाक टिकट और सिक्का। पीएम मोदी बोले, स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार भारतीय मुद्रा पर दिखी भारत माता। पीएम मोदी ने संघ की गौरवमय यात्रा को बताया त्याग, निस्वार्थ सेवा, राष्ट्र अनुशासन की अद्भुत मिसाल। कहा, जब भी देश पर आपदा आई स्वयंसेवक सबसे आगे खड़े मिले। रिजर्व बैंक ने दूसरी बार ब्याज दरों में नहीं किया कोई बदलाव। ब्याज दर 5.5% पर बरकरार। 2025-26 के लिए महंगाई का अनुमान घटाकर किया 3.1% से 2.6%। बरेली हिंसा मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 2 आरोपियों को एनकाउंटर के बाद किया गिरफ्तार। शाहजहांपुर से आकर हिंसा में हुए थे शामिल। लूटी गई गन भी हुई बरामद। और बिहार एसआईआर की अंतिम सूची पर राजनीतिक दलों का सघन पुनरीक्षण तेज। 47 लाख वोटर्स के नाम हटने पर अलग अलग प्रतिक्रिया, लेकिन मिसिंग लिस्ट से एक भी व्यक्ति का नाम जुड़वाने का कांग्रेस, आरजेडी और अन्य दलों ने नहीं किया कोई प्रयास। तो ये थी इस वक्त की हेडलाइंस। अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। और सबसे पहले बात करेंगे कि आरएसएस के जो 100 साल पूरे हो गए हैं, उन 100 सालों को लेकर क्या कुछ चल रहा है, लेकिन इस पर बात करेंगे। इससे पहले कैबिनेट ब्रीफिंग का समय। आप सबको बहुत बहुत अभिनंदन। साथियों, आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में करीब करीब 1,20,000 करोड़ रुपए के फैसले लिए हैं। बड़े फैसले हैं, और जैसा आपने देखा लगातार इन 11 वर्षों में, और विशेषकर जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की ऐतिहासिक तीसरी टर्म है, इसमें हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को, देश भर में सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को और पेंशनर्स को कई नई सौगातें दी गई है। उसमें आज एक नई सौगात है डीए और डीआर बढ़ाना, और केंद्रीय विद्यालय बढ़ाना, और हमारे जीवन में, खासकर शाकाहारी लोगों के जीवन में दाल का जो महत्व होता है, उसके लिए आत्मनिर्भर बनने का मिशन बना। और अन्नदाताओं के लिए रबी सीजन के लिए बहुत अच्छी एक बढ़ोतरी हुई है एमएसपी में। साथ ही साथ असम में कालियाबोर नुमालीगढ़ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन है हाईवे का, उसका 4 लेनिंग आज अप्रूव हुआ है, और एक फ्यूचरिस्टिक बायोमेडिकल रिसर्च का प्रोग्राम अप्रूव हुआ है। और शेष में जो हम सब के लिए प्रेरणादायी और आज़ादी की लड़ाई में बहुत एक इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन रहा, वंदे मातरम, ये गीत, इसके 150 वर्ष पूरे हो रहे हैं, उसको सेलिब्रेट करने का आज निर्णय लिया गया है। मैं आता हूँ एक एक विषय पे। हमारे सभी केंद्रीय कर्मचारियों को, पेंशनर्स को बधाई। आज से
1/7/2025 से डीए और डियरनेस रिलीफ 58% हो जाएगा, यानी 3% बढ़ा। बहुत ही बड़ी अच्छी बढ़ोतरी है ये। और करीब करीब 49 लाख एम्प्लॉयज और 69 लाख पेंशनर्स को इसका सीधा लाभ मिलेगा देश भर में। बहुत ही अच्छा इसका इम्पैक्ट रहेगा। साथ ही साथ जो जैसा होता है केंद्र सरकार के बढ़ाने के बाद में राज्य सरकार के एम्प्लॉयज को भी इसका सीधा बेनिफिट मिलता है। टोटल करीब करीब 10,084 करोड़ रुपीस पर ईयर एक्स्ट्रा मिलेगा हमारे सभी केंद्रीय कर्मचारियों को प्लस पेंशनर्स को। साथियों, एक बड़ा निर्णय लिया गया नए केंद्रीय विद्यालय खोलने का। 5,863 करोड़ के इन्वेस्टमेंट से देश भर में नए केंद्रीय विद्यालय खोले जाएंगे। जैसा आप जानते हैं कि केंद्रीय विद्यालय एक बहुत ही अफोर्डेबल लेकिन हाई क्वालिटी एजुकेशन के लिए फेमस है। अगर आप नीचे वाला ये टेबल देखेंगे, इस टेबल में आपको दिखेगा रिजल्ट्स का कंपैरिजन क्लास 10 और क्लास 12 में। परफॉर्मेंस ऑफ केंद्रीय विद्यालय हैज ऑलवेज बीन सिग्निफिकेंटली बेटर देन रेस्ट ऑफ द एंटायर एजुकेशन सिस्टम। जैसे 23, 24 और 25 के 3 रिजल्ट्स हैं यहाँ पर। 25 में तो 99.5% रिजल्ट है क्लास 10 का, क्लास 12 का 99.1% है। और कंपेयर करो अगर सीबीएसई की बाकी सब स्कूल से तो 93 वर्सेस 99, 88 वर्सेस 89, सिग्निफिकेंट। अब तक करीब देश में 1288 केंद्रीय विद्यालय चल रही हैं। 14 लाख स्टूडेंट्स हैं देश भर में। इसको और आगे बढ़ाने के लिए 57 न्यू केंद्रीय विद्यालय खोले जाएंगे। 57 न्यू केंद्रीय विद्यालय खोले जाएंगे और इसमें 20 ऐसे हैं जो जिन जिलों में एक भी केंद्रीय विद्यालय नहीं है उनमें 20 जोड़े गए हैं। 14 केंद्रीय विद्यालय ऐसे हैं जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में आकांक्षी जिलों में है और 4 केंद्रीय विद्यालय लेफ्ट विंग, अब तो वैसे भी एलडब्ल्यूई खत्म होने वाला जल्दी, लेकिन पुराना जो क्लासिफिकेशन था उसके हिसाब से एलडब्ल्यूई जिलों में थे। और हिली एरिया और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में 5 केंद्रीय विद्यालय खोले जाएंगे। 87,000 स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट मिलेगा और 4,600 एडिशनल टीचर पोस्ट इससे क्रिएट होगी, जो कि बहुत बेनिफिट एम्प्लॉयमेंट में भी आएगा। 5,863 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आएगा इसमें। कैपेक्स 2,586 करोड़ और ऑपेक्स रहेगा 3,277 करोड़ रुपीस का। मैं तीसरे विषय पे आता हूं जो हम सब के जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम लोग भारत करीब करीब दुनिया में वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ पल्सेस हैं एंड ऑल्सो सबसे बड़े कंज्यूमर्स में भी आता है, क्योंकि शाकाहारी जीवन में पल्सेस प्रोटीन का बड़ा सोर्स है। इसीलिए जो शाकाहारी है, विशेषकर वेजिटेरियंस हैं, उनके लिए पल्सेस बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है। 2024 में भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में क्लियरली डिक्लेयर किया था कि पल्सेस के लिए, दलहन के लिए एक बड़ा मिशन बनाया जाएगा जिससे कि भारत इसमें आत्मनिर्भर बन सके, इंपोर्ट न करना पड़े। और बजट में भी इसकी घोषणा की गई थी। तो आज 11,440 करोड़ रुपीस के आउटले के साथ आत्मनिर्भर बनना पल्सेस में, ये एक नया मिशन चालू किया जा रहा है। 6 साल के इस मिशन में कई सारे नए इनिशिएटिव लिए जाएंगे जिसके बारे में मैं आपको डिटेल में आगे बताता हूं। सबसे पहले प्रोडक्टिविटी बढ़ाना, पल्सेस का बेटर सीड लेना, बेटर क्वालिटी के सीड, बेटर क्वालिटी के सीड में भी बेटर प्रोटीन की क्वांटिटी कैसे हो वो भी ध्यान देना। ऐसा करके जो ग्लोबल बेस्ट बेंचमार्क्स हैं उनके साथ कंपेयर करके प्रोडक्टिविटी बढ़ाना। दूसरा, पल्स कल्टीवेशन में एरिया को बढ़ाना, एक्रिएज बढ़ाना। अभी 275 लाख हेक्टेयर है, उसको 35 लाख हेक्टेयर ऐड करके 310 लाख हेक्टेयर तक पहुंचना। थर्ड, कंप्लीट वैल्यू चेन पे काम करना। सीड से लेके पल्सेस के ग्रोइंग के टाइम में जो डिफिकल्टीज आती है उनको सॉल्व करना। उसके बाद में स्टोरेज, हार्वेस्टिंग के बाद में पोस्ट हार्वेस्टिंग जितना भी प्रिजर्वेशन के लिए पल्स में एक बड़ा चैलेंज आता है। दाल को आप थोड़े टाइम रखते हो तो बहुत जल्दी उसके ऊपर पाउडर बनने लग जाता है।
तो कैसे उसको बेटर क्वालिटी, बेटर सुधार किया जाए जिसमें कि स्टोरेज में खराब ना हो। इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए ये आपके सामने प्रोडक्शन के और यील्ड के और इसके टारगेट रखे हुए हैं। प्रोडक्टिविटी के एरिया बढ़ाने का टारगेट है 275 से 310 लाख हेक्टेयर। प्रोडक्शन बढ़ाने का टारगेट है 242 लाख से 350 लाख मेट्रिक टन का। और यील्ड बढ़ाने का 881 से पर हेक्टेयर इतने किलोग्राम 1130 किलोग्राम यील्ड बढ़ाने का यानी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का ऑब्जेक्टिव लिया गया है। इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत बड़ा फोकस रहेगा, अच्छे बीज आए और अच्छी ट्रेनिंग दी जाए। इसके लिए बहुत अच्छे R&D के प्रोजेक्ट जो चल रहे हैं, साथ ही साथ ग्लोबल कोलैबोरेशन भी इसमें किया जाएगा, जिससे कि बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट टेक्नोलॉजी भारत को मिले। 416 फोकस्ड डिस्ट्रिक्ट्स आइडेंटिफाई किए हैं, जिसमें किसानों की ऑलरेडी पल्सेस उगाने की एक कॉम्पिटेंस है, वहाँ पे फोकस करके और उसको आगे बढ़ाया जाए। एरिया बढ़ाया जाएगा कल्टीवेशन का 275 से 310 लाख हेक्टेयर किया जाएगा। और 1000 नए यूनिट पैकेजिंग और प्रोसेसिंग के लिए सेटअप किए जाएंगे। ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, क्योंकि अब तक अगर आप देखो तो जो स्टोरेज और प्रोसेसिंग है उसके ऊपर फोकस करने से किसानों की इनकम में एक सिग्निफिकेंट स्टेप चेंज आता है, क्वांटम जंप आता है। और फिफ्थ पॉइंट जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, उड़द, तूर और मसूर, इन 3 दालों का जो भी किसान रजिस्टर करेगा, जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं उनके साथ, नेफेड और इन सब के साथ, उनका 100% प्रोक्योरमेंट करने की गारंटी दी जाएगी। मान लो किसी किसान ने कहा कि मैं 1000 क्विंटल प्रोड्यूस करूंगा, वो रजिस्टर करता है, तो 100% प्रोक्योरमेंट की गारंटी रहेगी। उस गारंटी की कॉस्ट है नेचुरल है। तो अगर आप इस पेज पे देखें, PM आशा प्रोग्राम है जिसमें गारंटी दी जाती है प्रोक्योरमेंट ऑफ पल्सेस की। इसका आउटले 45,000 करोड़ रुपीस से बढ़ा के 60,000 करोड़ रुपीस किया गया है। PM आशा का आउटले 45,000 करोड़ से 60,000, बिकॉज 100% प्रोक्योरमेंट की गारंटी दी जाएगी फॉर ऑल द रजिस्टर्ड फार्मर्स फॉर तूर, उड़द एंड मसूर। ओवरऑल ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, बड़ा मिशन है, डिफिकल्ट भी होता है इस तरह का मिशन, और इसमें बहुत बड़ा रोल रहेगा राज्य सरकारों का। स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर ही इस काम को किया जा सकता है, क्योंकि एग्रीकल्चर में स्टेट का रोल इतना ही इम्पोर्टेंट है जितना केंद्र का। तो केंद्र और राज्य मिलकर इस काम को करेंगे। आज का चौथा बड़ा फैसला है रबी सीजन की MSP बढ़ाने का। रबी सीजन की MSP बढ़ाने से टोटल 84,263 करोड़ रुपीस हमारे किसान भाइयों के मेहनत के इसमें जाएंगे। आप जानते हैं कि इसका एक प्रॉपर मैकेनिज्म है, CACP, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। CACP की रिकमेंडेशन आई, और जो रबी सीजन के 6 बड़े क्रॉप्स हैं, वीट, बार्ले, ग्राम, लेंटिल, रेपसीड, मस्टर्ड और सैफ्लावर, इनके सब में जो कमिटमेंट है कॉस्ट से मिनिमम 50% अधिक होना, उस कमिटमेंट को ध्यान में रखते हुए ये नए MSP आज अप्रूव हुए हैं। ये सारे नंबर्स जो आपके कॉस्ट और प्राइस के नंबर्स हैं, ये रुपीस पर क्विंटल में है। गेहूं का मार्जिन ओवर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में आपको रिक्वेस्ट करूंगा, आप ये लास्ट कॉलम का पूरा ध्यान दें। मार्जिन ओवर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, ये प्राइस है MSP, और ये मार्जिन ओवर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो 50% से ज्यादा मार्जिन होना चाहिए किसी भी क्रॉप में MSP से। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे 109%, 58%, 59%, 89%, 93%, 50%। तो 50% मार्जिन ओवर द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये एक बहुत बड़ा कमिटमेंट है। इस कमिटमेंट को इस MSP की पॉलिसी में कंप्लीटली फुलफिल किया गया है। टोटल एस्टिमेटेड प्रोक्योरमेंट रबी सीजन का
297 लाख मेट्रिक टन एस्टिमेट किया गया है, करीब 300 लाख मेट्रिक टन, इट्स अ ह्यूज नंबर। और करीब 84,263 करोड़ रुपीस विल बी बेसिकली द अमाउंट पेड टू फार्मर्स इन द रबी बिकॉज ऑफ दिस एमएसपी। पांचवा आज का बड़ा फैसला लिया गया, असम में अगर आप काजीरंगा देखें तो ब्रह्मपुत्र नदी है, उसके बाद में काजीरंगा है और उसके बाद में बड़े से पहाड़ हैं। तो क्या होता है कि हर मॉनसून में और विशेषकर नॉर्थ ईस्ट में बारिश का पीरियड काफ़ी लंबा रहता है, तो काजीरंगा से राइनो और बाकी सब काजीरंगा में रहने वाले प्राणी वो सब के सब दे स्टार्ट कमिंग टुवर्ड्स द हिली एरिया, देन दे हैव टू क्रॉस द रोड, और उसके कारण काफ़ी एक दिक्कत रहती है, एनिमल कॉन्फ्लिक्ट भी रहता है, कई बार एनिमल्स की डेथ भी रहती है, उसमें एक्सीडेंट्स रहते हैं। तो ये बहुत बड़ा एक इम्पॉर्टेंट फैसला लिया गया है कि कालियाबोर से नुमालीगढ़ का जो प्रेजेंट स्ट्रेच है उसको 4 लेनिंग किया जाएगा और उसमें मेजर पार्ट विल बी एलिवेटेड, अ मेजर पार्ट विल बी एलिवेटेड। आप ये देखो, ये तेजपुर है, तेजपुर के बाद में ब्रह्मपुत्र नदी है, नदी के बाद में आपको देखेगा जहाँ पे आपका ये NH715 का दिख रहा है ना येलो कलर का सिंबल, दैट इज बेसिकली काजीरंगा नेशनल पार्क का मेजर एरिया। तो ये जो रोड रेड कलर में दिख रही है, दिस इज द न्यू कालियाबोर टू नुमालीगढ़, ये नया सैंक्शन हुआ है, हाईवे तेजपुर से लेके झांझी तक का ये सेक्शन है। इसमें काजीरंगा नेशनल पार्क से जाने वाला जो हिस्सा, एक और चीज नोट करना दोस्तों, ये प्रेजेंटेशन जोहो का है और ये नक्शा मैप माई इंडिया का है, राइट? गूगल मैप्स नहीं है, मैप माई इंडिया का नक्शा है। अच्छा लग रहा ना, स्वदेशी। तो इसका मेजर पार्ट एलिवेटेड रहेगा, 34 किलोमीटर एलिवेटेड वायडक्ट रहेगा इसमें, विच इज पासिंग थ्रू द काजीरंगा नेशनल पार्क। और बहुत इम्पोर्टेंट इसमें रहेगा कि जो टाइगर कंजर्वेशन, राइनो कंजर्वेशन और वाइल्ड लाइफ के नेशनल वाइल्ड लाइफ का बोर्ड है, इन सब वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट है, इन सब के साथ मिलकर बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं जिससे कि एनिमल्स कोई भी उनको नुकसान ना हो। इसका एक एग्जाम्पल थोड़ा इससे अलग है, ये पेंच टाइगर रिजर्व है मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में है। यहाँ पर एक एलिवेटेड कॉरिडोर जब बना तो आप देख रहे हैं कि ये एलिवेटेड कॉरिडोर है पूरा का पूरा, और उधर नीचे से कोई भी जानवर आराम से जाएं बिना कोई कॉन्फ्लिक्ट हुए बिटवीन द व्हीकल्स एंड द एनिमल्स, ये ध्यान रखा गया है। वैसी की वैसी इसी एक्सपीरियंस को काम में लेते हुए काजीरंगा में भी सेम, और अब ये काफ़ी एक तरीके से स्टैंडर्ड बनता जा रहा है, जहाँ भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में से कोई प्रोजेक्ट लीनियर जाता है, उस लीनियर प्रोजेक्ट्स में दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर इज बीइंग यूज्ड। बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, इससे अपर आसाम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, इन सब की कनेक्टिविटी बहुत बढ़ेगी, और जो ह्यूमन और व्हीकल और एनिमल्स का जो कॉन्फ्लिक्ट होता था दैट विल बी प्रॉपरली सॉर्टेड आउट। सिक्स्थ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है नौजवानों के लिए, देश के भविष्य के लिए, जो एक फाउंडेशन ले की जा रही है लगातार साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट करने से। बायोमेडिकल रिसर्च करियर प्रोग्राम का फेज 3 आज अप्रूव हुआ है विद एन आउटले ऑफ 1500 करोड़। अगर आपको ध्यान होगा, प्रधानमंत्री जी की इस ऐतिहासिक तीसरी टर्म में वन ऑफ द फर्स्ट पॉलिसीज अप्रूव्ड वाज ऑफ बायो E3। तो बायोमेडिकल, बायो साइंसेज, बायोटेक्नोलॉजी, ये एक बड़ा एरिया उभर के निकल के आ रहा है, जो IT, सेमीकंडक्टर, AI, इन सब के बराबर की पोटेंशियल है बायोमेडिकल की, और बायोफिजिक्स की, बायोटेक्नोलॉजी की, बायोसाइंसेस की। इसीलिए इस एरिया में बहुत ध्यान दिया जा रहा है। आपको जानकर आप जानते ही हैं, करीब करीब 100 से अधिक देशों को आज हम वैक्सीन एक्सपोर्ट करते हैं। ऑल दिस इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ द ह्यूज एम्फेसिस गिवन ऑन बायोसाइंसेस। और इस एम्फेसिस को और आगे बढ़ाते हुए
BRCP बायोमेडिकल रिसर्च करियर प्रोग्राम, यानी बायोमेडिकल में रिसर्च टैलेंट डेवलप करना, वर्ल्ड क्लास साइंटिफिक टैलेंट डेवलप करना, उनको सपोर्ट करना, उसके लिए ये प्रोग्राम क्रिएट किया गया है। अब तक इस प्रोग्राम में 2388 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट किया गया है फर्स्ट और सेकंड फेज में, और आज जो थर्ड फेज अप्रूव हुआ है उसका 1500 करोड़ रुपीस का है। ये पास्ट फेज 2 के इम्पैक्ट दिखाए गए हैं, किस तरह से 500 से ज़्यादा रिसर्च फेलोशिप्स, ओवरऑल एक बहुत अच्छा न्यू लेबोरेटरीज बनी, 130 से ज़्यादा पैटेंट्स बने, पैटेंट्स एक्सेप्ट हुए 30 से ज़्यादा, तो 2300 स्टूडेंट्स। एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 90 इंटरनेशनल एंड नेशनल रिकॉग्निशंस। बायोसाइंसेज में इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिलना बहुत टफ होता है, बट दिस वी हैव बीन एबल टू अचीव बिकॉज ऑफ द सस्टेन्ड वर्क इन दिस फील्ड। और अब 401 रिसर्चर्स को सपोर्ट करने के लिए ओवर अ पीरियड ऑफ 6 years फेज 3 अप्रूव हुआ बायोमेडिकल रिसर्च करियर प्रोग्राम। टोटल रिसर्च फेलोशिप्स 192, कोलैबोरेटिव ग्रांट्स 106, रिसर्च मैनेजमेंट 103। साथियों, आज एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया जो हमारा देश को, संपूर्ण देश की आज़ादी में जिस गीत ने बड़ा रोल प्ले किया था, वंदे मातरम, आज उसके 150 इयर्स को सेलिब्रेट करने का बड़ा फैसला लिया गया। देश भर में सेलिब्रेट किया जाएगा और विशेषकर हमारे नौजवानों को, यूथ को, छात्रों को, जो कि कई बार पुराने इतिहास के साथ इतने जिनको नॉलेज न हो, जानकारी न हो, उन सब को जोड़ के उन सब में इस गीत की जो मूल भावना है उस भावना को जोड़ते हुए मनाया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आई विल टेक योर क्वेश्चंस नाउ। Thank you, sir. So I'll take questions from the first row, left side. Tuesh is sitting purposefully. बताइए. Sir, for the national, regarding the pulses program, I think some of the pulses are also already covered under MSP. So how will the interplay happen between both the schemes, sir? देखो, as usual, Tuesh has asked a very difficult question, but I'll try to answer it and I'll take supplementary phone a friend वाला use करेंगे, right? Basically, देखो MSP है, MSP के बाद में procurement का जो process है, procurement का process है basically NAFED और किसके साथ, और NCC, हाँ, NAFED और NCCF के थ्रू है। ये कोऑपरेटिव मैकेनिज्म है और इसमें स्टेट गवर्नमेंट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्टेट गवर्नमेंट अपने पूरे एरिया का देख के कहाँ पे कितना प्रोक्योरमेंट करना है, क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दी प्रोक्योरमेंट सिस्टम फॉर व्हीट एंड राइस, उससे काफ़ी अलग है ये। तो इसमें जो दो बड़े फैसले लिए गए हैं आज, 100% एश्योर्ड प्रोक्योरमेंट, ये जो आप 5th पॉइंट देख रहे हो, और इससे पहले पीएम आशा में 60,000 करोड़ रुपीस एक्स्ट्रा आउटले फॉर पीएम आशा गारंटी। ये गारंटी मिलती है नेफेड और एनसीसीएफ को, वो लोग प्रोक्योर करते हैं फार्मर्स से, फार्मर्स उनके पास रजिस्टर करते हैं, फिर जो एमएसपी है उस प्राइस पे प्रोक्योरमेंट होता है और किसान को ये फ्रीडम रहता है, अगर मार्केट में प्राइस उससे ज़्यादा है तो बाहर बेच सकता है, लेकिन एमएसपी पे खरीदने की गारंटी इस प्रोग्राम के तहत तूर, उड़द और मसूर के लिए 100% प्रोक्योरमेंट, और बाकी दालों के लिए जो भी राज्य सरकार जो नॉर्म तय करे वो उसमें दिया जाएगा। ये ठीक था ना? अप्रूव हो गया यहां से। क्या हुआ अजय जी? I'm sorry. Our next is Brahm Prakash 2, sir. Hi, good afternoon, sir. Ashmit Kumar from CNBC TV 18. Sir, just a couple of questions. Between the programs for DA increase, the agri productivity increase, and the MSP, the total outlay is about 1,05,000 crores, 5,000 crores rupees. Can you give us a sense what will be the time period over which we'll be looking to spend this money? Different projects have different timelines. For example, जो आत्मनिर्भर मिशन है पल्सेस का, उसका 6 साल का प्रोग्राम है, 6 years का प्रोग्राम है, और जैसे BRCP है
वो अगले 3 साल का प्रोग्राम है, और रबी सीजन है वो इसी सीजन का प्रोग्राम है। So just one follow-up question, sir. This relief package, if I can call it that, is coming close on the heels of the double bonanza that the Prime Minister had announced. Is there a certain thinking within the government that there is a need to give an impetus to the economy, and that's the reason why we're seeing GST bonanza plus now additional outlays approved for injecting more liquidity in the market, in the economy? नहीं नहीं नहीं, आप रबी सीजन तो हर साल एमएसपी बढ़ाते हैं। वीट सीजन, वीट का भी इसका जो खरीफ का है वो भी एमएसपी हर साल आती है, उसका इसके साथ कोई संबंध नहीं। दीज आर कमिटमेंट्स दैट वी हैव मेड एंड गवर्नमेंट इज फुलफिलिंग द कमिटमेंट्स। 39. सर तरुण शर्मा फ्रॉम जी बिजनेस। सर आपने ये डेटा तो दिया कि पिछले साल से इस साल के मुकाबले एमएसपी में कितना प्राइस इंक्रीज हुआ है, तो वो सर तकरीबन 4% से लेकर 10% तक है। सर ये हमें कॉस्ट का डेटा भी मिल पाएगा कि पिछले साल का से? दिया ना आपको, ये दीजिए कॉस्ट का डेटा। ये जो फर्स्ट कॉलम है ये वाला, ये कॉस्ट है, एस्टिमेटेड कॉस्ट। ये सेकंड कॉलम है प्राइस, एंड दिस इज द मार्जिन which is over and above the cost. For example, lentil या wheat का ले लो, पहला वाला 1239, that is the cost rupees per quintal, and MSP is 2585, that is the MSP rupees per quintal. So the margin is 109% over and so significantly over and above the cost. That's why it is structured like. यही आपका क्वेश्चन था ना? सर मेरा था कि सर 25-26 के अंदर सर क्या कॉस्ट रही होगी? पुराने कॉस्ट आपको पुराना डेटा दे देंगे, डिपार्टमेंट से मिल जाएगा। थैंक यू सर। 3. इधर से आएंगे। सर मैं लक्ष्मण CNBC आवाज़ से। ये रबी सीजन में जो एमएसपी बढ़ाने का फैसला लिया गया उसमें आपने कहा है कि ये 84,263 करोड़ रुपए किसानों को जाएंगे, तो ये कैलकुलेशन कैसे किया गया है, क्या इसका प्रोक्योरमेंट प्राइस लिया गया है? दूसरा, पल्सेस में जो आपने कहा कि अगर एमएसपी से नीचे दाम जाता तो प्रोक्योरमेंट की गारंटी देते हैं। अक्सर देखने को मिलता है कि पल्सेस के दाम हमेशा एमएसपी से ज़्यादा रहता है, हमें तो इम्पोर्ट करना पड़ता है ठीक ठाक क्वान्टिटी में। पहला जो आपने कहा एस्टिमेट कैसे किया गया, इसका एस्टिमेशन होता है इस अमाउंट का 84,263 करोड़ का ओवरऑल कितना एस्टिमेट करेंगे हम वीट का, बाकी सब ये जो क्रॉप्स है ना यहाँ पे आपकी लिस्ट में, ये सारे क्रॉप्स हैं 1 से लेके 6 तक, इन सब का डिफरेंट क्रॉप्स का डिफरेंट प्रोक्योरमेंट का प्रोग्राम बनता है हर राज्य में। उसको एमएसपी के प्राइस पे मल्टीप्लाई करके उसका टोटल निकाला जाता है। पल्सेस की बात आपने कही, लेकिन उसमें ये भी इम्पोर्टेंट है कि पल्सेस में इस बार 100% गारंटी दी जा रही है तीन पर्टिकुलर पल्सेस को। जितना रजिस्टर करके जितना प्रोक्योर करवाना चाहे उतना प्रोक्योर कर सकते हैं, उससे बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। और ये ग्रास रूट से आया हुआ फीडबैक है, ग्रास रूट से आया हुआ फीडबैक है कि मार्केट में एक बार सर्टेनिटी अगर आती किसान के माइंड में कि उसका कंप्लीट प्रोडक्ट प्रोक्योर होगा, तो वो फिर नेचुरल वे में आगे बढ़ता है। इसीलिए इस पल्सेस के प्रोग्राम में ये बहुत इंपॉर्टेंट एक फैक्टर लिया गया है कि 100% अश्योर्ड प्रोक्योरमेंट रहेगा तूर और उड़द और मसूर के लिए, इन 3 पर्टिकुलर दालों के लिए। 54. सर नमस्कार, कृष्णमोहन शर्मा भारत एक्सप्रेस से। मेरा एक सवाल है कि 57 नए केंद्रीय विद्यालय हमने खोलने का फैसला किया है, इसमें से 7 केंद्रीय विद्यालय, 7 ऐसे केंद्रीय विद्यालय जिसको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर स्पॉन्सर करेगा। ये किस इलाके में खोला जाएगा और इसका बेसिक पर्पस क्या होगा? वो एजुकेशन डिपार्टमेंट आपको पूरी लिस्ट दे देगा। 57 दे देंगे। नेक्स्ट इनके बाद ब्रह्म प्रकाश, इनके बाद जस्ट बात चल रहा। हाँ, यूनिवार्ता से मैं संजीव राठी। सर मेरा सवाल ये था कि आपने बोला दालों में आत्मनिर्भरता के लिए आप मिशन लेके आएंगे, तो इसमें किसानों की भूमिका बहुत बड़ी होगी, तो आप किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए कोई विशेष योजना इसमें अलग से लेके आएंगे या कैसे उनको प्रोत्साहित करेंगे कि वो ज़्यादा? ये सारे ही दोस्त किसानों के लिए ही हैं। ये पॉइंट आपके सामने जो रखे, क्वालिटी बढ़ाना, ट्रेनिंग देना, फोकस डिस्ट्रिक्ट में जाना कल्टीवेशन के लिए, फिर 100% एश्योर करना, पैकेजिंग के यूनिट्स लगाना, ये सभी किसानों के लिए ही। जो पैकेजिंग का वो होगा इसमें कुछ किसान भाग लेंगे ना, होगा या किसान भाग लेंगे। सर
ब्रह्म प्रकाश दुबे, जी न्यूज़ से। सर मेरा सवाल केंद्रीय विद्यालयों को लेकर है, जो एग्जिस्टिंग है और जो नए मंजूरी हुए, तो क्या कुछ इसमें पॉलिसीगत डिसीजन है या स्टेट की डिमांड पर ये नए हुए हैं? क्योंकि इनकी डिमांड्स बहुत ज़्यादा रहती, तो क्या आगे हर जिले में होंगे? क्या आधार है, बेस क्या है? केंद्रीय विद्यालय संगठन का एक पूरा मैकेनिज्म है, एक पॉलिसी बनी हुई है, किस तरह से नए केंद्रीय विद्यालय संगठन में स्कूल खोले जाते हैं, उस आधार पे लिए गए फैसले ये सारे। आपकी बात सही है, डिमांड बहुत। नेक्स्ट मैं भी सर केवल इसकी लिस्ट चाहता था डिटेल में कि किन राज्यों में लिस्ट कितने मिनिस्ट्री हैं। देखिए आपको, एजुकेशन मिनिस्ट्री। ठीक है, थर्ड रो लेफ्ट 10 नंबर। सर मैं अमलेंदु हूँ। ये 150 इयर्स वंदे मातरम का जो 150 150 इयर्स, तो इसमें ये सॉन्ग तो लता मंगेशकर जी ने दिया था इसको रूप, तो इसमें कुछ चेंज हो जाएगा या फिर इसमें कोई नया रूप इसको देने की आप बताए हैं। दूसरा है इसी में जो ये संघ का भी 100 इयर्स हुआ है। गीत की भावना को समझिए। हाँ, इस रो में और कोई नहीं है। थर्ड रो में 5-7 मिनट में खत्म। जी सर, 104 सर इधर आपके लेफ्ट में, इधर राइट साइड राइट। हाँ, सर मेरा सवाल है, अच्छा ऐसे सर मेरा सवाल है कि भारत में सर दलहन के मामले में हम लोग कितने शॉर्ट हैं, कितनी हमको एक्सपोर्ट करनी पड़ती, क्योंकि हम लोगों को इंपोर्ट करनी पड़ रही दालें, जिसके कारण ये सरकार का फोकस है दलहन उत्पादन पर। और इसमें सर कौन सी ऐसी दाल है जिस पर आप जिन 3 दालों पर आपने जोर दिया है कि इन पर भारत में ज़्यादा फोकस करेंगे, तो क्या इनकी डिमांड सबसे ज़्यादा है? क्या डिमांड इन सबसे ज़्यादा है और हम लोग कितने शॉर्ट है सर डिमांड से? ये हर एक पर्टिकुलर दाल का डिपार्टमेंट आपको कंप्लीट डिटेल दे देगा। करीब 47 लाख मेट्रिक टन की शॉर्टेज रहती है। 11 सर नमस्कार सर, मैं प्रदीप टोटल न्यूज़ से। सर ये जो हाँ पूछिए, आ रहा है सर, आवाज़ आ रही है? हाँ सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जो आपने पल्स मिशन अभियान की बात की, इसमें राज्यों की भूमिका क्या रहेगी? क्या राज्यों से आपने बहुत बड़ी जिक्र किया? भूमिका रहेगी। कृषि से संबंधित हर कार्य में राज्यों की भूमिका बहुत बड़ी होती है। कृषि से संबंधित हर प्रोग्राम में, जैसा इससे पहले डिजिटल एग्रीकल्चर प्रोग्राम का कई चीजों का आपके सामने रखा, राज्य सरकार का रोल बहुत बड़ा होता है, उनके साथ मिलकर ही काम किया जाता है। सर जो 57 केंद्रीय विद्यालयों की बात हुई है, उसमें कैसे चिन्हित किया गया है राज्यों को? केवीएस केंद्रीय विद्यालय संगठन की पॉलिसी के अनुसार। ये सारे 4 नंबर रिपीट न करें, जो प्रश्न हो चुके हैं रिपीट न करें। प्रश्न पूछे जा चुके हैं। सर नमस्कार, मैं विकास हूँ न्यूज नेशन चैनल से। कि अपने देश में फसल खरीद की व्यवस्था है और उस व्यवस्था के बावजूद हम लोग देखते हैं कि कई सारी परेशानी आती है। तो ये दाल खरीद के लिए जो 100% गारंटी दी जाएगी, आपने हालांकि पहले बताया कि कैसे खरीद होगा, तो क्या कोई स्पेशल मैकेनिज्म बनाया जाएगा ताकि किसान को 100% गारंटी है तो 100% खरीद हो जाए? बिल्कुल वैसा मैकेनिज्म बनाया जाए। 2 लास्ट क्वेश्चन हम और पूछेंगे। हाँ सर, अभी हमारा जो इंपोर्ट है वो काफी दालों का ज्यादा चल रहा है और दालें जो है सारी बिलो एमएसपी चल रही हैं। केंद्रीय मंत्री जी ने कहा है कि हम खरीद रहे हैं कुछ स्टेट्स के अंदर, लेकिन कई स्टेट्स में अभी भी एमएसपी के बिलो है, तो उसको कैसे हम पिक कर रहे हैं कि प्रोक्योरमेंट और बढ़े हमारा? वही तो इस प्रोग्राम में है भाई। सर अभी की बात करें, आपने अगले के लिए पहले ही अभी बना के दिया, लिए लेकिन अभी कार्यक्रम भी अभी बिलो एमएसपी जा रही है सर। अगर मंत्रालय वहाँ वाले खरीदते बता हैं, पाएं तो। वहाँ पे किसान देते हैं, काफी मात्रा में खरीदी है। खरीदी का कोई नंबर है अभी आपके पास? 50,000 करोड़ रुपए की खरीदी है। 50,000 करोड़। 16 पीछे। कई बार ना पुराने माइंडसेट में अंदर रह जाते हैं, कई 2014 से पहले की बातें ध्यान में रहती हो। ये लास्ट प्रश्न है हमारा। Hello, sir. I'm Rituraj from Mint. So the mission for Pulses talks about price stability. So for monitoring prices, will there be a mechanism, an index, or how will it work? आज भी है यार, आज भी है, आज भी प्राइसेस का मॉनिटरिंग होता है। एक अंतिम प्रश्न ले लें सर, 140 नंबर पीछे। 140, 140। Hi sir, I'm Piyush from India Today. Sir, the government has decided to to celebrate 150 years of Vande Mataram. So will we see the celebrations taking place in schools? And if in schools, will it be government and schools and madrasas also?
सबको जुड़ना चाहिए, सबको जुड़ना चाहिए। 164 चलो। सर मैं सुजीत दैनिक भास्कर से, धीरज पूछ लेंगे बाद में। ये वंदे मातरम को लेकर के था सर, ये सेलिब्रेशन बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन मेरा ये जानना था कि कैबिनेट कमेटी ऑफ ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स पे चर्चा हुई, ये डिसीजन अगर हुआ है तो इसमें कितना, एक मिनट कितना इसका कुछ बजट रखा गया? दूसरा जो पूरे 5 स्टेंजा का है उसको सेलिब्रेट करेंगे, जो स्टेंजा जो 2 गाते हैं उसका करेंगे? भावना को देखिए, स्टेंजा बाद में गिन लेना। Sir, just 2 quick questions. My question is regarding the road project. Just wanted to know that it is completely 4-lane structure, or is it the widening of the 2-lane? Widening of 2 lanes. It is widening also. नया, कई जगह नया 4 लेन जो है, वायडक्ट होगा 4 लेन होगा या हाईवे? Viaduct will be 4 lane. Sir, completely new 4-lane structure, huh? Viaduct will be completely new 4-lane structure. Okay. And sir, But second question. Baki wala is expansion. 1 kilometer will be new bypass, 30 kilometer will be widening from 2 lanes. एक बार जरा आप धीरज को complete details दे देना. Sir, just one quick question. Since the line is passing through national park, how will the wildlife concern will be addressed? बताया ना आपको, ये आपको एक example पेंच का दिखाया था ना. This is an example from Pench National Park, जिसमें एलिवेट हो जाने से, वायडक्ट पे जाने से नीचे से जानवर आराम से मूव कर सकते हैं। ये आपको दिखा है ना, यहाँ पे नीचे से जानवर आराम से मूव कर पा रहे हैं और ऊपर से व्हीकल्स ऊपर से पास हो जाते हैं। Okay, thank you sir. चलिए दोस्तों, आज संदेश है आपके लिए और दुर्गा पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सीधा प्रसारण आप कैबिनेट की प्रेस वार्ता का देख रहे थे। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया और कैबिनेट ने जो 7 बड़े फैसले लिए हैं उनके बारे में जानकारी केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी। इसमें 2 बड़े फैसले तो किसानों के लिए हैं। एक तो यह कि दालों का उत्पादन बढ़ाने के लिए अगले 6 सालों के लिए योजना को मंजूरी दी गई है, तो किसानों को बड़ा फायदा होगा। साथ ही जो रबी फसल है उसकी MSP में बढ़ोतरी की गई है और स्वामीनाथन कमेटी ने जो कहा था कि कम से कम 50% लागत का मिलना चाहिए ऊपर, वो 50% से 109% तक अब हो जाएगा इस बढ़ोतरी के बाद। कहीं 50%, कहीं 58%, कहीं 89%, कहीं 109%, यानी कि इतना बड़ा फायदा किसानों को मिलने वाला है। ये किसानों के लिए फैसला था। DA में 3% की बढ़ोतरी, केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों को बड़ा फायदा होगा। 57 नए केंद्रीय विद्यालय खोलने का निर्णय है, ये भी छात्रों और शिक्षा जगत के लिए बड़ा फैसला। किसानों के लिए 2 फैसले बताई दिए। असम में जो कलियाबोर से नुमालीगढ़ तक 86 किलोमीटर हाईवे, उसको 4 लेन, जिसमें 34 किलोमीटर एलिवेटेड होगा ताकि अंदर से जो काजीरंगा नेशनल पार्क के जानवर में आराम से वो आना जाना कर सकें और कोई दिक्कत ना हो। इसके साथ ही बायोमेडिकल रिसर्च करियर प्रोग्राम के फेज 3 को मंजूरी मिली है। एक बार फिर से छात्रों और शोधकर्ताओं के लिए बड़ा फैसला। और साथ ही एक फैसला राष्ट्रीयता के लिए भी, वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे हो रहे हैं तो उसको लेकर समारोह को मंजूरी दी गई है, इसे सेलिब्रेट किया जाएगा। तो ये 7 बड़े फैसले कैबिनेट ने आज लिए हैं। और अब हम इस वक्त के एजेंडे पर बात करते हैं और इस वक्त के एजेंडे पर आज सबसे पहला एजेंडा हमारा है RSS के जो 100 साल पूरे हुए हैं स्थापना के, तो उसको लेकर जगह जगह कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। और संघ का जो अभी तक का सफर रहा है, अभी तक की जो उसकी यात्रा रही है, उसमें कटुता के लिए कोई जगह नहीं है। RSS यानी कि जिसे आप संक्षेप में RSS कहते हैं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नाम से जानते हैं। तो सेवा, समर्पण और त्याग की इस यात्रा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने देश को ही देव माना और देह को दीप बनाकर समर्पित कर दिया। संघ की शताब्दी वर्ष समारोह में बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि संघ के स्वयंसेवक 1963 में 26 जनवरी के परेड में भी शामिल हुए थे। पीएम ने कहा, आज जो सिक्का जारी किया गया है उसमें इसकी झलक दिखाई देती है। साथ ही पीएम ने कहा कि आजादी के बाद कई बार संघ को कुचलने का प्रयास भी किया गया था, लेकिन संघ वट वृक्ष की तरह खड़ा रहा। नई दिल्ली स्थित डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित समारोह में पीएम मोदी ने डाक टिकट और सिक्का जारी किया। पीएम ने कहा कि त्याग और समर्पण भाव से जुटे संघ ने छुआछूत के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ी है
हर आपदा के बाद संघ के स्वयंसेवक आगे बढ़कर राष्ट्र सेवा में शामिल हुए हैं। संघ ने एक कुआं, एक मंदिर और एक श्मशान की बात से समाज में भेदभाव को खत्म करने की पूरी कोशिश की है। 1925 में डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने आरएसएस की स्थापना की थी, जिसका उद्देश्य था सांस्कृतिक जागरूकता, अनुशासन, सेवा और सामाजिक जिम्मेदारी को बढ़ाना। लेकिन कालांतर में संघ को मुख्यधारा में आने से रोकने के लिए सत्ताधीशों की ओर से कई प्रपंच भी किए गए। राष्ट्र निर्माण और व्यक्ति निर्माण में संघ की भूमिका सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रही है। सामान्य से सामान्य व्यक्ति को चुनकर देश के लिए तैयार करना संघ का काम रहा है। पीएम मोदी ने कहा, जिन रास्तों से नदी बहती है उसके किनारे बसे गांव को सुजलाम सुफलाम बनाती है। वैसे ही संघ ने यही किया है। जिस तरह नदी कई धाराओं से अलग अलग क्षेत्र में पोषित करती है, उसी तरह संघ की हर धारा भी ऐसी ही है और इन धाराओं की संख्या 3 दर्जन से भी ज्यादा है। संघ के आनुषंगिक संगठन 3 दर्जन से भी अधिक हैं और अलग अलग क्षेत्रों में राष्ट्र निर्माण में लगे हुए हैं। तो पीएम मोदी ने इस अवसर पर कहा कि राष्ट्र निर्माण में संघ की बहुत बड़ी भूमिका है। राष्ट्र निर्माण का महान उद्देश्य व्यक्ति निर्माण का स्पष्ट पथ और शाखा जैसी सरल जीवंत कार्य पद्धति, यही संघ की 100 वर्षों की यात्रा का आधार बने। इन्हीं स्तंभों पर खड़े होकर संघ ने लाखों स्वयंसेवकों को गढ़ा, जो विभिन्न क्षेत्रों में देश को अपना सर्वोत्तम दे रहे हैं, देश को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। साथ ही प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि किस तरह आजादी के बाद कई बार संघ को कुचलने का प्रयास किया गया, लेकिन संघ वट वृक्ष की तरह खड़ा रहा। राष्ट्र साधना की इस यात्रा में ऐसा नहीं है कि संघ पर हमले नहीं हुए, संघ के खिलाफ साजिशें नहीं हुई। हमने देखा है कैसे आजादी के बाद भी संघ को कुचलने का प्रयास हुआ, मुख्य धारा में आने देने का और उसे न आने से रोकने का अनगिनत षड्यंत्र हुए। परम पूज्य गुरु जी को झूठे केस में फंसाया गया, उन्हें जेल तक भेज दिया गया, लेकिन जब पूज्य गुरु जी जेल से बाहर आए तो उन्होंने सहज रूप से कहा, और शायद इतिहास की तवारीख में ये भाव, ये शब्द एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। तब परम पूज्य गुरु जी ने बहुत सहजता से कहा था, कभी कभी जीभ दांतों के नीचे आकर दब जाती है, कुचल भी जाती है, लेकिन हम दांत नहीं तोड़ देते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें कही हैं और क्या कुछ और प्रधानमंत्री ने कहा है इस समारोह में, इस पर जानकारी के लिए शैलेंद्र मिश्र हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं और साथ में हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी भी यहाँ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। मैं पहले शैलेंद्र के पास चलता हूँ। शैलेंद्र, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो संघ की पूरी 100 साल की जो यात्रा है उसके बारे में बहुत सारी बातें कही हैं। कुछ बातें तो हमने अपने दर्शकों को सुनवाई, कुछ और बड़ी बातें जो प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर रखी हैं उसके बारे में हमें बताइए कि क्या कुछ प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर विशेष रूप से वहां पर उपस्थित लोगों को और पूरे देश को इस अवसर पर संदेश दिया। देखिए लालचंद्र, 100 वर्ष पहले जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई थी और एक जो उद्देश्य बहुत स्पष्ट है कि राष्ट्र प्रथम की जो भावना है, यानी खुद को पीछे रखकर देश को मजबूत करने की ये भावना के साथ आगे बढ़ना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। उसको रेखांकित किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ शाखा के जरिए किस तरह से कर्तव्य बोध की एक भावना होती है,
व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण की तरफ जो आगे बढ़ने के लक्ष्य के साथ, जो राष्ट्र को मजबूत करने के लक्ष्य के साथ जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो यात्रा है वो किस तरह से आगे बढ़ी है। और जब भी कोई आपदा का अवसर आया है, सबसे पहले चाहे वो प्राकृतिक आपदा हो या फिर भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हो, संघ के स्वयंसेवक सबसे पहले सामने आए हैं राहत पहुंचाने के लिए, सेवा के लिए, और सेवा के भाव से एक तरह से काम करते रहे हैं। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात यह है कि आज की परिस्थितियों में जो कुछ चुनौतियां हैं भारत के सामने, भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन जो नैरेटिव गढ़ने की एक कोशिश हो रही है भारत के खिलाफ, उसमें भारत सरकार तो अपने तौर पर उससे निपटने का काम कर ही रही है। संघ भी हम जानते हैं कि उन चुनौतियों के खिलाफ जिस तरह से काम करता रहा है, उसका भी जिक्र एक तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन में उसका संकेत मिला है। चाहे वो हम जानते हैं कि डेमोग्राफी बदलाव की जो बातें हैं, इसको लेकर हम जानते हैं कि एक लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक मिशन की घोषणा की, या फिर आप देखें दूसरे देशों पर निर्भरता की जो बातें और स्वदेशी अभियान जो चलाया गया है, आत्मनिर्भर भारत अभियान जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से चलाया गया है, संघ उस पर जिस तरह से जोर देता रहा है, इन सब बातों का जिक्र आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में किया है। बिल्कुल, मैं लौटता हूं आपके पास और बाकी और भी आपसे जानकारी लूंगा, लेकिन जरा अपने सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी के पास चलते हैं। विनोद जी, आज जिस तरह से इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस संघ को याद किया जिस संघ ने 100 साल की यात्रा पूरी की है, ये वो संघ है जिसके 2 स्वयंसेवक इस देश के प्रधानमंत्री पद तक पहुंचे हैं, अटल बिहारी वाजपेयी और मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। प्रधानमंत्री ने एक बात बिल्कुल साफ कही कि कुचलने का प्रयास तो बहुत हुआ, लेकिन ये वो संघ है जो वटवृक्ष है, और इस वटवृक्ष की जड़ें कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और गुजरात के डांग से लेकर अरुणाचल के तवांग तक, ये जड़ें बिल्कुल फैली हुई हैं, जो कि आज इस राष्ट्र को एक बंधन में बांधे हुए हैं। बहुत बखूबी प्रधानमंत्री ने संघ के सफर के बारे में बताया। मैं सुन रहा था लाल जी, और ये सब जो अभी शताब्दी समारोह में पीएम मोदी आज खुद शरीक हुए थे, ये सेवा, समर्पण, त्याग, संस्कार का जो एक ये सिलसिला चला, इस यात्रा में आप ये देखिए कि संघ आज आरएसएस जिस मुकाम पे है, इस दौर में आप ये देखिए कि दुनिया में कितने संगठन बने, कितने संगठन खत्म हुए। आरएसएस जो पीएम ने कहा कि ये विशाल वटवृक्ष की तरह खड़ा है, तो इस बात को समझना होगा कि इस विशाल वटवृक्ष ने कितने झंझावात को भी झेला है। जो आप कह रहे थे कि आप ये देखिए कि संघ के खिलाफ जो जितने नैरेटिव चलाए गए, आज भी आप अपने विपक्ष के नेताओं का नैरेटिव देख ही रहे हैं, तो इतने नैरेटिव चलाए गए, इतने हमले हुए, संघ ने कभी पलट के जवाब नहीं दिया। संघ का मानना था कि आप संघ के स्वयंसेवक अपने व्यवहार को समाज के सामने में रखेंगे, वही उनका उसका जवाब होगा। लेकिन संघ ने इसका जवाब प्रतिकार में, अगर उस पर आरोप भी लगे तो उसका कोई स्पोक्स पर्सन नहीं होता था जो उसका वो जवाब देता कि आप गलत कह रहे हैं या सही कर रहे हैं। आप संघ के बारे में बोलते रहिए। संघ अपने व्यवहार को, संस्कार को, अपने समर्पण को, अपने त्याग को लोगों के सामने में रखता, और लोग उसका फैसला करते कि संघ क्या है। इसलिए जब बार बार आप सुनते हैं कि संघ में ये कहा जाता है कि जब आप शाखा में आएंगे तभी आरएसएस को समझेंगे, बगैर शाखा में गए हुए आप अपनी तरह से आलोचना ही कर सकते हैं, संघ को नहीं समझ सकते हैं। तो ये विशाल वटवृक्ष की बात जब कहते हैं तो पीएम ने कहा है, अपने उस उद्धरण में चर्चा करते हुए कहा है कि एक साधारण से साधारण आदमी को कैसे संघ एक व्यक्ति निर्माण में और राष्ट्र निर्माण में उसकी भूमिका करता है कि उन लोगों से वो असाधारण काम करवा लेता है। बेशक ये संस्कार है, ये समर्पण का भाव है। तो ये समर्पण के भाव को आप कर चुनौती देते रहते हैं तो संघ पलट के आपको इसलिए जवाब नहीं देता, क्योंकि वो अपने व्यवहार को, अगर सामाजिक जो विषमता है उसको लेके आप देखिए कि संघ ने जो काम किए हैं, जो आपने अभी अपनी रिपोर्ट में बताया कि एक कुआं, एक स्मशान, एक मंदिर, ये संकल्प के साथ जो अनटचेबिलिटी के रूप में जो संघ ने काम किया है, खुद महात्मा गांधी ने तारीफ की संघ जी जी जी। खुद संघ के जो ये छुआछूत भेदभाव का जो पहला उद्देश्य रहा है सामाजिक जोड़ों का, सामाजिक समीकरण में, उसको आप देखिए कि गांधी जी ने खुद उसकी तारीफ की थी, भीमराव अम्बेडकर ने उसकी तारीफ की थी। तो यही बात पीएम मोदी ने कहा
कि जो 1963 के रिपब्लिक डे के पैरेड में जब आरएसएस के यही स्वयंसेवक शामिल हुए थे, उसी भाव को आज जो भारत सरकार ने स्टाम्प जारी किया है डाक टिकट के साथ में, कॉइन के साथ में, वही झलक आपको दिखेगी। बिल्कुल वही सेवा का, वही समर्पण का, वही राष्ट्र प्रथम का। बिल्कुल बिल्कुल। हमले होते रहते हैं शैलेंद्र, लेकिन संघ जवाब नहीं देता, संघ काम में लगा रहता है। जिस समय दिल्ली के और बड़े बड़े शहरों के बड़े बड़े होटलों में, 5 स्टार 7 स्टार होटलों में तमाम तरह की चीज़ों का सेवन करते हुए लोग संघ पर हमला कर रहे होते हैं, उस समय संघ जो है वो ग्राउंड पर काम कर रहा होता है। और वो काम उनका, जैसा मैंने पहले कहा कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक और डांग से तवांग तक उनके स्वयंसेवक लगे रहते हैं। यही वो मंत्र है जिसकी वजह से आज संघ इतना बड़ा वटवृक्ष बना है। देखिए लालचंद्र, सेवा का भाव जो संघ का है, तमाम अपने संस्थानों के जरिए, चाहे वो सेवा भारती हो या फिर बनवासी कल्याण आश्रम हो, हमने देखा है कि आदिवासियों के सशक्तिकरण, महिलाओं के सशक्तिकरण, स्वास्थ्य और शिक्षा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े जो संस्थान हैं उनकी बड़ी एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और अगर आप बीते इतिहास में देखें तो केवल सेवा के उदाहरण नहीं मिलते, बल्कि हाल में ही आप देखें पंजाब में जो बाढ़ आई या फिर केरल में जो आपदा आई, उसका जिक्र भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। किस तरह से संघ के स्वयंसेवक सबसे आगे नजर आए राहत पहुंचाने में, सेवा का कार्य करने में। तो दरअसल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो सेवा की भावना है, समाज के लिए और राष्ट्र निर्माण के लिए सेवा की जो भावना है, वो सबसे अलग करती है। और इसीलिए हम जानते हैं कि ये कहा भी जाता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में अगर आप आते हैं तो कुछ देने के लिए आइए, सेवा के लिए आइए, कुछ लेने यहाँ पर कुछ मिलेगा नहीं। यहाँ जो आपके पास है उसको समर्पित आप करने के लिए आइए, राष्ट्र निर्माण में, समाज से जुड़ने में, समाज की मदद करने में। मिलता भी है शैलेंद्र, मिलता क्या है? राष्ट्रभक्ति के संस्कार मिलते हैं, अच्छी संस्कृति के संस्कार मिलते हैं। संघ में ये मिलता भी है स्वयंसेवकों को, जो भी संघ से जुड़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए शैलेंद्र। और विनोद जी अभी आप बने रहिएगा, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं खास चर्चा भी खास मेहमानों के साथ। और वो खास चर्चा होगी कि बिहार में SIR की कल फाइनल लिस्ट आ गई, लेकिन फाइनल लिस्ट आ गई, कोई नाम जुड़वाने के लिए राजनीतिक कार्यकर्ता, नेता, बड़े बड़े नेता जिन्होंने हंगामा काट रखा था, कोई ये लेकर नहीं गया कि ये नाम कट गया, जरा इसे जोड़ दो। तो फिर SIR पर इतना बड़ा हंगामा था क्यों? इसी पर खास चर्चा करेंगे खास मेहमानों के साथ। अभी वक्त है ब्रेक का। कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से। वाह, फंसा। अनजान ऐप से बचें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं DD न्यूज पर इस वक्त। और जैसा ब्रेक पर जाने से पहले हमने बताया था कि अब हम खास चर्चा करने वाले हैं खास मेहमानों के साथ। और वो खास चर्चा हमारी होगी कि बिहार में जो SIR की फाइनल लिस्ट आ गई, अब उसको लेकर जितने भी नैरेटिव बनाए गए थे, जितना गुब्बारा फुलाया गया था, सब फुस हो गया है। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, ये रिपोर्ट पहले देखिए, फिर चर्चा भी इसी पर करेंगे। बिहार में चुनाव की तैयारी अब लगभग पूरी हो चुकी है और अगले हफ्ते विधानसभा चुनाव का कभी भी बिगुल बजाया जा सकता है। और इस बीच चुनाव आयोग ने सघन पुनरीक्षण यानी SIR के बाद फाइनल लिस्ट भी कल जारी कर दी। मतदाताओं के फाइनल लिस्ट जारी होने के बाद यह अब साफ हो गया है कि आगामी चुनाव में 7 करोड़ 42 लाख मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर पाएंगे। पिछले साल की लिस्ट में 7.89 करोड़ वोटर से लगभग 47 लाख वोटर अब बाहर हो चुके हैं। SIR लिस्ट में यह बताया गया है कि वोटर लिस्ट में 3,66,000 लोगों को अयोग्य होने की वजह से सूची से हटाया गया, जबकि 21,53,000 नए वोटर्स फॉर्म 6 के जरिए अपना नाम इस सूची में शामिल करवा चुके हैं, यानी शामिल भी हुए हैं। चुनाव आयोग के अनुसार जिन वोटर्स का नाम अगर फाइनल लिस्ट में नहीं है तो वो नॉमिनेशन, जब नामांकन होता है ना, उसकी आखिरी तारीख तक भी अपना नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकते हैं, यानी पूरा दरवाजा खुला हुआ है। लेकिन बड़ा सवाल तो यह है कि चुनाव आयोग की SIR प्रक्रिया पर बवाल काटने वाले
सवाल उठाने वाले राहुल गांधी और उनके महागठबंधन ने बहुत बड़ा अभियान उस समय चलाया था, याद कीजिए। वोटर अधिकार यात्रा के जरिए वोट चोरी, लोकतंत्र की हत्या, ये सब बताया था। अब ये अलग बात है कि चुनाव बहिष्कार की धमकी देने वाले तेजस्वी यादव अब दूसरे मुद्दे में व्यस्त हो गए। इन सारे मुद्दों को छोड़ दिया तेजस्वी ने। चुनाव आयोग के फाइनल लिस्ट के बाद इंडी गठबंधन, महागठबंधन में सन्नाटा है। पूरी मतदाता सूची सभी राजनीतिक दलों को सौंपी जा चुकी है। बिहार के सभी जिलों और वेबसाइट्स पर भी एसआईआर की पूरी लिस्ट डाल दी गई है। देखना यह है कि वोट चोरी के आरोप के साथ राहुल गांधी कितने मिसिंग को बाहर ले आते हैं कि ये इनका चोरी हो गया, ये मिस हो गए। बड़ा सवाल यह है कि आरजेडी के शासनकाल में साल 2003 में भी तो सघन पुनरीक्षण हुआ था और उस समय भी डुप्लीकेट, मृत और शिफ्टेड वोटर्स को सूची से हटाया गया था। तो 22 साल बाद जब ठीक फिर से वही प्रक्रिया चुनाव आयोग ने दोहराई तो राहुल गांधी ने इसे संस्थागत वोट चोरी का नाम दे दिया। लेकिन पिछले एक महीने में ड्राफ्ट लिस्ट में उनके बीएलए यानी कांग्रेस पार्टी के बीएलए, आरजेडी के बीएलए कितने लोगों के नाम ढूंढ पाए, इस सवाल का कोई जवाब नहीं है। पूरा सन्नाटा है। सवाल यह भी है कि भ्रम की सियासत में वोट चोरी के नैरेटिव फाइनल लिस्ट आते आते क्यों फुस हो गए। सवाल यह भी है कि संवैधानिक संस्थाओं पर ऊंची टिप्पणी करके प्रक्रिया पर सवाल उठाना कहां तक जायज है। लोकतंत्र है, आप सवाल उठाते हैं, उठाएं, लेकिन जायज सवाल उठाइए। बीजेपी हमलावर है। भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि बिहार में विपक्ष क्या मृत लोगों से भी वोट डलवाना चाहता है क्या? क्या जो भारत का नागरिक नहीं है उसको रखा जाए वोटर लिस्ट में? जो मृत हैं उसको रखा जाए? जो दो जगह वोटर हैं उनको रखा जाए? और सबसे बड़ी बात जो घुसपैठिए हैं उनको रखा जाए? यही तो बड़े सवाल है। ये सब हारे हुए लोगों की हताशा है। विपक्ष तो हमेशा सवाल उठाती है, क्या हमारे पक्ष में बोलेगी विपक्ष, लेकिन जनता विपक्ष को जवाब देती है। तो वहीं एलजेपी रामविलास के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि वोटर लिस्ट में धांधली को लेकर कांग्रेस के तमाम दावे खोखले साबित हो गए हैं। जैसा अनुमान था, नई सूची उसी के अनुरूप है। मैं ये मानता हूं कि चुनाव आयोग ने एक बहुत ही गहन प्रक्रिया का इस्तेमाल करके वोटर लिस्ट को पूरी तरीके से अब रिवाइज करके एक फ्रेश वोटर लिस्ट तैयार की है, जिसमें संभवतः अब कोई और धांधली के आरोप नहीं लगाए जा सकेंगे। आरजेडी की भी प्रतिक्रिया आई। पार्टी के नेता एजाज अहमद का कहना है कि अंतिम सूची मिल तो गई है, अब इसकी जांच करेंगे। चुनाव आयोग के द्वारा जो एसआईआर कराए गए थे उसका फाइनल वोटर लिस्ट आज प्रकाशित कर दिया गया है, लेकिन उसमें सारे डिटेल्स अभी सामने नहीं आए हैं। पार्टी की ओर से भी सभी बूथवार सारे मामले को दिखवाया जाएगा और सारे मामले और सारे तथ्यों की जानकारी के बाद विस्तृत रूप से इस पर जानकारी दी जाएगी। वहीं कांग्रेस की प्रतिक्रिया भी आई है। कांग्रेस के नेता अखिलेश प्रसाद ने क्या कुछ कहा, आइए देखिए। जो लिस्ट आया है ये तो इलेक्शन कमीशन का लिस्ट है, ये कोई बिहार के मतदाताओं का फाइनल ये नहीं है। ये अभी सुप्रीम कोर्ट में केस है 5 तारीख को। सुप्रीम कोर्ट क्या रूलिंग देती है इस फाइनल जो इनका आया है मतदाता सूची, उस पर उसका इंतजार करना चाहिए। तो आज इसी मुद्दे पर हम खास चर्चा करेंगे खास मेहमानों से, क्योंकि आपने सभी की प्रतिक्रिया तो सुन ली, लेकिन एक बात तो आपको दिखाई पड़ गई होगी कि उस समय जो बड़ा हंगामा काटा था वैसी प्रतिक्रिया तो किसी की है ही नहीं, उसके आसपास भी नहीं है। इसी पर खास चर्चा खास मेहमानों के साथ मनीष पांडे जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत मनीष पांडे जी, नमस्ते, स्वागत। संदीप त्रिपाठी जी, कांग्रेस के नेता, बहुत बहुत स्वागत संदीप जी। साथ में हमारे साथ हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी भी स्टूडियो में जुड़े हुए हैं और मधुरेश नारायण हमारे संवाददाता पटना से जुड़ गए हैं। कल भी मधुरेश से बात की थी, आज पहले मधुरेश से ही बात करता। मधुरेश, क्या मुझे तो मैंने देखी सारी पार्टियों की प्रतिक्रिया, कहाँ वो बवाल, कहाँ वो सारे सवाल। अभी तो कह रहे हैं कि हाँ मिल गया, देखेंगे, देख रहे हैं कैसी लिस्ट है, हैं? कोई दिक्कत अगर होगी तो बताएंगे। दिक्कत मिली नहीं क्या पार्टियों को? यूं ही बिना दिक्कत मिले ही सवाल और बवाल कर रहे थे अभी तक, ये सवाल उठ रहे हैं क्या? हाँ बिल्कुल, देखिए ये सवाल तो उठना लाजमी है, लेकिन जिस तरीके से पारदर्शी तरीके से चुनाव आयोग ने
जो मतदाता सूची का फाइनल ड्राफ्ट, जो फाइनल मतदाता सूची है वो जारी किया है, उसमें कहीं भी कोई संशय की स्थिति अभी तक दिख नहीं रही है, क्योंकि वो लिस्ट जो है वो ऑनलाइन भी जारी किया गया है, पॉलिटिकल पार्टीज को भी दे दिया गया है। इसके साथ ही जो जिला निर्वाचन पदाधिकारी है उनके कार्यालय में भी वो लिस्ट अवेलेबल है, वही लिस्ट चुनाव आयोग में भी अवेलेबल है। और इसके साथ ही चुनाव आयोग ने एक और बात कही है कि नॉमिनेशन के पहले तक अगर कोई व्यक्ति अपना दावा या आपत्ति पेश करता है नाम जुड़वाने के लिए, तो उसकी नाम जोड़ दी जाएगी। मतलब दरवाजे अभी भी बंद नहीं है। अगर आप वैध मतदाता हैं, अगर आप भारतीय हैं, तो अभी भी आप अपना नाम जुड़वा सकते हैं। अगर किसी का नाम छूट गया है, किसी का नाम कट गया है, तो वो जो दस्तावेज मांगे जा रहे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार हो, वो दस्तावेज लेकर के वो जाकर के अपना नाम जुड़वा सकता है। तो कहीं भी अब इसमें पॉलिटिकल पार्टीज को कोई बहुत ज्यादा माइलेज मिलता हुआ इस मुद्दे में दिख नहीं रहा है। यही कारण है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो अब फिर से अपने पुराने मुद्दों पर शिफ्ट होने के लिए बाध्य हो गई हैं। फिर से जो उनके पुराने मुद्दे थे, विकास का, रोड का, बिजली का, ये मुद्दे फिर से वापस आ रहे हैं, रोजगार के मुद्दे वापस आ रहे हैं। लेकिन अगर दूसरे हाथ में देखें तो एनडीए पहले से कमर कस करके तैयार बैठी हुई है। जो भी विपक्ष के सवाल हो रहे हैं, जो भी विपक्ष के मुद्दे जो विपक्ष उठा रही है, नीतीश कुमार उनका लगातार काट निकालते जा रहे हैं, उनका लगातार जवाब देते जा रहे हैं। एक बड़ा मुद्दा था वित्त रहित शिक्षकों के वेतन का, उसके लिए भी नीतीश कुमार ने कल एक जो कमिटी थी उसका गठन कर दिया। तो कहीं ना कहीं विपक्ष जो मुद्दे उठा रहा है, लगातार नीतीश कुमार उसकी काट भी निकालते जा रहे हैं। बिल्कुल, वो काट निकालते जा रहे हैं। इसीलिए ये भी दिखाई पड़ रहा है कि जो मुद्दे की शिफ्टिंग है ना विनोद जी, वो बड़ी जबरदस्त हो रही है। अब तो ये सवाल उठेंगे कि भाई जब नहीं थी ऐसी आपत्ति, हमें तो याद है सुप्रीम कोर्ट ने कहा था 15 नाम ले आइए इस तरह का जिसको गलत ढंग से हटा दिया गया हो तो हम पूरी प्रक्रिया पर रोक लगा देंगे। वहां भी नहीं दिया, चुनाव आयोग के पास भी नाम लेकर नहीं गए, फाइनल लिस्ट आ गई तो अब कुछ वैसा दिखाई ही नहीं पड़ रहा है। तो बेवजह ये हंगामा काट रहे थे विनोद जी। लाल जी, जो अभी आप सुना रहे थे कांग्रेस के नेता का अखिलेश प्रसाद सिंह का, तो अब ये बात समझ में आई कि ये सारे जो विपक्ष के अभियान था उनकी नज़र अब सीधे सुप्रीम कोर्ट पे है जी। 8 तारीख को कोर्ट में सुनवाई है और ये फाइनल है। मुझे लगता है कि क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने एसआईआर की फाइनल लिस्ट जारी कर दी है, सारे डिस्ट्रिक्ट के जो उनके ऑफिसेज हैं, जिलाधिकारी के ऑफिसेज हैं, लोगों के लिए, आम लोगों के लिए ऑफिस वेबसाइट पे डाला गया है। सारे पॉलिटिकल पार्टी जो रिकॉग्नाइज्ड है उनको भी सर्व किया गया है। तो कुल मिला के सारे लोगों को अब ये कम से कम 24-25 घंटे हो गए जारी करने का। अभी तक तो लोग अपने नाम ढूंढ लिए होंगे जी। बिहार में जैसे मधुरेश बता रहे थे, किसी ने तो ये तो नहीं कहा कि हमारा नाम छूट गया या हमारे नाम को चोरी कर ली गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि देखिए अलग अलग तरीके से आप कैसे भ्रम करते हैं। अभी मैं देख रहा था कि कई तरह से पॉलिटिकल पार्टीज नैरेटिव चला रहे थे कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड को नहीं जोड़ा होता तो शायद इतनी बड़ी लिस्ट ना होती। अब ये सवाल को इनको कौन समझाए कि इलेक्शन कमीशन ने बार बार ये बात कही थी कि 2003 के एसआईआर में जिन परिवारों का नाम है उन्हें कोई पेपर देने की जरूरत नहीं है। तो आप सोचिए कि 4.5 करोड़ मतदाता 2003 के एसआईआर में थे। तो 2003 के 4.5 करोड़ मतदाता के जो नए परिवार के जुड़ने वाले सदस्य हैं या जो लोग हैं, उनसे तो कोई पेपर नहीं मांगा गया। पेपर मांगा गया था उन लोगों से जिनको ये सर्टिफाई करना था कि उनका नाम वोटर लिस्ट में जुड़े, जिसको एसआईआर हम कहते हैं, सघन इसका परीक्षण की बात, पुनरीक्षण की बात कहते हैं। तो ये जब आप बात इसको लेके इतना हाय तौबा मचा रहे थे, तो अब सवाल है इस देश में और यह पॉलिटिकल लीडर से पूछनी चाहिए कि जब सुप्रीम कोर्ट में किसी एमपी और एमएलए की नागरिकता की बात सवाल उठता है, कई बार ऐसा खड़ा हुआ है, तो सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को भेजता है। राष्ट्रपति ये विचार लेने के लिए उसकी नागरिकता सही है या गलत है किसको भेजता है? चुनाव आयोग को भेजता है। ये आर्टिकल 324। अगर एमपी और एमएलए की नागरिकता की जांच चुनाव आयोग ही करेगा तो क्या एक वोटर्स की वैधता की वोट है, भारत का वो नागरिक है, इसकी जांच चुनाव आयोग नहीं करेगा? ये सवाल लेके आज अगर देश में जब चुनाव आयोग ने घोषणा किया है
कि हम पूरे देश में एसआईआर करने जा रहे हैं, तो क्यों ये चुनाव आयोग के अथॉरिटी को लेके बहस हो रही है? क्यों इस बात को उठाया जा रहा है कि एसआईआर के कारण जो है कई लोग अनपढ़ गवार या जो लोग नहीं है उनके पास में पेपर नहीं है वो छूट जाएंगे? तो क्या ये सीधे सीधे कुछ लोगों की अपनी एक पॉलिटिकल आप कह सकते हैं कि नैरेटिव नहीं है जो कुछ लोगों को डालना चाहते हैं? बिल्कुल, और इसीलिए जब नैरेटिव में दम ना हो तो फुस तो होगा ही। और किसी लोग को अगर थोड़ी सी कहीं दिक्कत आ रही है तो बीएलए क्या करेंगे? बीएलए का काम क्या है? कहाँ है आपके बीएलए संदीप जी? क्या अब जो है जो दिखाई पड़ रहा है कल फाइनल लिस्ट जारी होने के बाद किसी का नाम जुड़वाने नहीं पहुंचे आपके बीएलए? मान लिया जाए कि एसआईआर बिल्कुल सही है, अब आपको कोई दिक्कत नहीं है एसआईआर की इस फाइनल लिस्ट से, संदीप जी? अब देखिए सर, आशा है कि सब लोग पढ़े लिखे यहाँ पर हैं। जी जी जी। मान लीजिए हमारे बीएलए को दिक्कत हो, वो कौन सा फार्मुआ है जो भरवाना है चुनाव आयोग, कौन से फॉर्म के तहत वो भरा जाएगा? फॉर्म संख्या बता दीजिए आप लोग, प्रबुद्ध वर्ग के लोग हैं, दर्शक भी जान जाए। हमारे बीएलए को अगर शिकायत करने के बाद मनीष पांडे जी तो हाथ उठा रहे हैं बताने के लिए, बीएलए आपने आप ही बता दीजिए। जानकार रहे हैं, अभी तो सब लोग बैटिंग कर रहे थे भाजपा की और चुनाव आयोग। नहीं, भाजपा और चुनाव आयोग की कोई बैटिंग नहीं कर रहा। संदीप जी, बात यह है कि अगर किसी नैरेटिव को खड़ा करते हैं तो उसके पीछे आधार दीजिए। संदीप जी, वो फॉर्म 6 भी है, फॉर्म 6 भी है, फॉर्म 6A भी है। फॉर्म 6 है जो नए वोटर्स का नाम जोड़ता है, उसमें 22 लाख लोगों ने फॉर्म 6 को भर के अपना आवेदन किया है, उसके नाम जुड़े हैं। वो नए वोटर के हुए। कोई लल्लू लाल मोदी आपके सामने नहीं बैठा है, जो चौथी पास व्यक्ति है उसको जो बता दीजिएगा, मान ले। तो इसीलिए तो कह रहा हूँ कि आप ही बता दीजिए। गिनती गिन लीजिएगा। 21,53,000 वोट जुड़े हैं, 22 लाख नहीं। पहली चीज आंकड़ों की अगर आप बात कर रहे हैं। दूसरी बात, मैंने जो ये कहा, कोई भी ऐसा फॉर्म नहीं है जिसका वोट अवैध तरीके से काटा गया हो और उसके जोड़ने के लिए कोई अलग फॉर्म। ठीक है, तो मुझे इस बात का जवाब दीजिए, इस बात का जवाब दीजिए कि जिसका नाम कट गया वो किसी तरह से शिकायत कर ही नहीं सकता, आप ये कहना चाह रहे हैं? बताइए। हम ये कह रहे हैं, यही कहना चाह रहे हैं ना आप? नहीं, फिर ये कह रहे हैं कि जो 21,53,000 वोट जुड़े हैं नए, जिसको नया कहा जा रहा है, उसमें वो भी लोग हैं जिनका इन्होंने वोट काटा था, क्योंकि वो संख्या इसलिए आपके सामने नहीं आ पा रही है क्योंकि इन्होंने अब तक 4 लाख नाम दिए हैं, उसमें से ठीक है, जो हम लोगों को दिया गया है 4 लाख नाम दिए गए हैं, जिसमें से मात्र 1 लाख लोग ऐसे हैं जो 18 से 25 साल की उम्र के बीच के हैं। मतलब इसके ऊपर का जो व्यक्ति है, वो जाहिर सी बात है, जो 4 लाख दिया गया उसकी बात कर रहा हूं, उसमें से 3 लाख लोग 25 साल के एक मिनट, तो मैं थोड़ा सा एक सवाल आपको यहां जोड़ देता हूं, थोड़ा सा एक सवाल मान लेते हैं, थोड़ी देर के लिए आपकी बात मान ली। ये जो 47 लाख वोटर कटे हैं, इसको तो सही मान रहे हैं फिर आप? अब आते हैं, उस पे भी आते हैं। आ जाइए। 47 लाख अगर आप गोल शिफ्ट कर रहे हैं, उस पे भी बात कर लेते हैं। पहली बात तो 47 लाख नहीं है, उसका भी आंकड़ा मैं दुरुस्त कर देता हूं। दीजिए। टोटल वोट कटे हैं 68,66,000 वोट। 68 लाख फाइनल लिस्ट की बात कीजिए। फाइनल लिस्ट में कह रहे हैं 68 में 21 माइनस कीजिएगा तो 47 ही आता है। अरे वो तो सर कटा है, नया जुड़ा है ना। हाँ, अब गलत देखिए, त्रिपाठी जी, आप आंकड़ों के जाल में खुद उलझ रहे हैं। आपका जवाब मनीष पांडे देंगे। आप आंकड़े की जादूगरी कर रहे हैं और खुद उलझ रहे हैं। आप इलेक्शन कमीशन के फाइनल टैली जो है, फाइनल जो डेटा है, आप उसको क्या इधर से उधर करके जोड़ रहे हैं? देखिए, एक समीचीन बात कीजिए। फाइनल लिस्ट आ गई, फाइनल लिस्ट है, जिस फाइनल लिस्ट में अब फाइनल लिस्ट पर बात कर लीजिए। आप फाइनल लिस्ट की बात फाइनलिस्ट की बात कर रहा हूँ। फिर मैंने बताया कि मैं कोई चौथी पास मोदी जी नहीं हूँ जो आप बता देंगे। पहले जो है चुनाव आयोग ने कहा कि 65 लाख लोगों के नाम काटे गए। ठीक, पहली बात तो 65 लाख का आंकड़ा हो गया। फिर उन्होंने एक ड्राफ्ट लिस्ट दी, उस ड्राफ्ट लिस्ट में 3,66,000 लोगों का और नाम कटा। अब 65 लाख प्लस 3 लाख गलत कर रहे हैं, आप कंफ्यूज करा रहे हैं लोगों को। आप कंफ्यूज करा रहे हैं। 3.5 लाख जो वोटर्स कटे हैं उसको अवैध माना है,
सुनिए तो सही। 3,66,000। अरे आप ज्ञानी हैं, हम लोगों को भी पढ़ा है। अब वो 66 अवैध के बाद फिर वोट- 47-48 भी बोलिएगा। ठीक है, मनीष जी मोटा जवाब मोटा एक देंगे। डेटा लेके चलिए ना, मोटा मोटा। मनीष जी जवाब देंगे आप। हाँ ठीक है, मनीष जी के पास। अरे आप दोबारा आएंगे ना, मनीष जी जवाब दे रहे हैं ना। आज कर लीजिए, पहले पूरी कर लीजिए, फिर मनीष जी के पास जाओ। करिए करिए, पूरी कीजिए। आप डेटा लॉजिकल बात बोलिए, लॉजिकल। हाँ लॉजिकल बात बोल रहा हूँ। ठीक है। जो मैं सिर्फ आंकड़ा दे रहा हूँ, मैं तो ये भी जोड़ने वाला भी बताने वाला था, आप उसको बताने ही नहीं दिए। तो 68,66,000 वोट कुल टोटल कटे, जिसमें 21,53,000 वोट नए कह लीजिए, या उसमें से जो वोट कटे रहे होंगे वो जुड़े, क्योंकि अभी ये आंकड़ा जो चुनाव आयोग ने बिल्कुल नहीं दिया कि नया वोटर कितना जुड़ा हुआ है। मैं संदीप और जी जो आपको वोटर पर दावे जो के नाम साथ कटे कह रहा थे, हूँ, राहुल आप गांधी जी के योगेंद्र साथ क्या यादव रहते, के उसमें से योगेंद्र कितने यादव लोग के थे, पोस्ट वो पढ़ आपको के नहीं ये पता। डायलॉग बांध रहे हैं। मैंने योगेंद्र पकड़ यादव लिया जड़ का आपने। पोस्ट पढ़ा है, जड़ और पकड़ ये लिया। योगेंद्र यादव के प्रेस कॉन्फ्रेंस से उठा के आप ये डेटा का झोल दे रहे हैं। आप डेटा का पहली बात झोल तो- मत दीजिए। पहली आपके बात तो सुन सामने लीजिए। में SIR की पूरी लिस्ट है, आपके पास में ऑप्शन है, आप खोज के बॉस, दीजिए क्या बात चुनाव करते हो आयोग को यार? कि यहाँ आप पे मैं ये आपका लिस्ट इतना में सम्मान गड़बड़ी करता है। हूँ, आप गलत चुनाव बात कर आयोग रहे हो। 1 महीने का योगेंद्र डेट और यादव रखा हुआ है। अरे अभी ये- नॉमिनेशन तक में उसका करवा हम फॉर्म उसी 6 में आ भरवा रहे थे। सकते हैं। भरवाइए फॉर्म फाइनल 6। बात- अभी तो है, दरवाजा खुला हुआ है, भरवाइए ना अभी भाई। आपको भरवा रहा है। आप बीजेपी प्रवक्ता को आने दीजिए, वो बताएंगे आपको डिटेल। वो पटना से हैं। चलिए सर, आपकी इच्छा आइए है तो मनीष जाने जी, दीजिए। मनीष जी को लाइए, आपके मनीष पास जी क्या है, को। आप भी जानते हैं। मनीष जी ये बताइए, ये कह रहे हैं कि भाई जो वोटर जुड़े हैं वो तो दरअसल वही लोग हैं जिनके नाम काट दिए गए थे, वो भारी संख्या में जुड़ गए, नए वोटर्स कम है। क्या इस बारे में स्पष्ट रूप से कोई तस्वीर आई है? वैसे तो मधुरेश से मैं पूछूंगा, लेकिन पहले आप बोलिए मनीष जी। मनीष जी जरा अनम्यूट कीजिए, तो आवाज नहीं आ रही है। अब आ गई। देखिए इन्होंने कहा कि यहाँ कोई कम पढ़ा लिखा नहीं है, सभी लोग विद्वान बैठे। भाई देखिए, मैं थोड़ा अलग उठकर आज बात करना चाहूंगा। ये आंकड़ों की जाल में कौन क्या किया, कितना क्या आया नहीं आया, कितना पॉइंट कहाँ है नहीं है, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। मैं जानना चाहता हूँ सिर्फ इतना कि जिस SIR को लेकर इतने बड़े बवाल खड़े किए गए थे पूरे देश के अंदर और खास करके बिहार के अंदर, भाई हमारे संदीप त्रिपाठी जी बहुत विद्वान आदमी, इनकी विद्वता पर मुझे शक नहीं है। लेकिन अभी आपने अखिलेश सिंह जो राज्यसभा के सदस्य हैं और बिहार के पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं, अभी मैंने उनका भी बयान सुना है, आपने सुनाया जी। अब वो कहते क्या है? वो कहते हैं, देखिए जिन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में चल रहे मामले के बाद भी सदन में हंगामा किया, दिल्ली की सड़कों पर हंगामा किया, बिहार की सड़कों पर 16 दिन तक तांडव करते रहे, प्रधानमंत्री को गाली देने का काम किया घुसपैठियों को बचाने के लिए। अब जब फाइनल रिपोर्ट आ गई, उतने दिनों तक इनको सुप्रीम कोर्ट की याद नहीं आई थी, जबकि आमतौर पर मैंने आज तक ऐसा कोई मुद्दा नहीं देखा, विषय नहीं देखा जिसमें कोई बात, कोई विषय अगर सुप्रीम कोर्ट में, अदालत में चला जाता है तो उस पर सार्वजनिक चर्चाएं बंद हो जाती है। हर लोग यही कहते हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट में है, उसका फैसला आने दीजिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का अवहेलना किया और ये लगातार सड़कों पर प्रदर्शन करते रहे और उन विषयों को भी उठाते रहे टीवी डिबेटों में या सड़कों पर, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। मतलब एक तरफ से सुनवाई पूरी करनी थी, सुप्रीम उस पर भी प्रोपगंडा करते रहे। तो देखिए अभी जो त्रिपाठी जी बैठकर ये आंकड़ों को दायां बायां करने की कोशिश कर रहे हैं, अभी भी वो उन घुसपैठियों को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि चुनाव आयोग का चाहे जो भी फैसला आ गया हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी तुम्हारे लिए लड़ रही है। मनीष जी एक बात और मुझे बताइए, आपकी पार्टी के BLA किसी कटे हुए नाम को लेकर गए कि भाई इनका नाम जोड़ दीजिए, इनका गलत कट गया है? बताइए। नहीं देखिए, ऐसा कोई मामला जब संज्ञान में आता है तो आदमी जाता है कटे हुए के लिए। सवाल यहां पर यह है कि शुरू से SIR का विरोध जिन लोगों ने किया, जिन लोगों ने SIR का विरोध किया, उन लोगों को यह सारी प्रक्रियाएं पूरी करनी चाहिए थी। लेकिन आज तक, अभी तक, जबकि चुनाव आयोग ने अंतिम भी मौका इनको दिया है, तो भी असंतुष्ट दिख रहे हैं कि भाई नामांकन के समय तक भी
अगर उस किसी समय तक व्यक्ति भी का आवेदन नाम कर कटा सकते हैं, होगा, ठीक है, यानी दे दरवाजा सकते अभी हैं। खुला हुआ है। मैं जरा मधुरेश के खुला पास हुआ है, हूं। लेकिन अभी भी ये प्रोपगंडा करने से बाज नहीं आ रहे ठीक है। हैं, और कभी 47 लाख बोलते हैं, कभी 37 लाख बोलते हैं, ठीक कभी ठीक 3,67,000 ठीक है, लेकिन बोलते डेटा तो हैं। अब फाइनल आ गया ना, क्योंकि फाइनल लिस्ट आ गई। ये मानेंगे नहीं ना, अभी भी अरे भाई हाइड्रोजन बम और कई कई बम अभी भी राहुल गांधी ठीक छोड़ है, सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए आप- संदीप जी क्या करेंगे जब इनके नेता की ये हालत है, तो प्रवक्ता उससे बाहर कैसे जाएंगे भाई? ठीक है मधुरेश जरा बताइए, संदीप जी ने जो सवाल उठाया, संदीप जी का कहना है कि देखिए फॉर्म 6 वर्ग के लगभग 21-22 लाख लोग जुड़े हैं, 21.5 हो सकते हैं डेटा पर, मतलब फिलहाल मोटा मोटा लेकर चलिए। उसमें इनका कहना है संदीप जी का कि इसमें बहुत सारे लोग वो आ गए हैं जिन्होंने फॉर्म 6 वो उन्होंने भरे जिनके नाम कट गए थे। ये फर्स्ट टाइम वोटर, युवा वोटर नहीं है। इस हिसाब से वो कह रहे हैं कि भाई लोगों के नाम जो काटे गए थे उनमें से ये लोग आए हैं। अब जरा बताइए, क्या इस बारे में चुनाव आयोग ने अपनी फाइनल लिस्ट में कुछ तस्वीर साफ की है क्या? देखिए, चुनाव आयोग ने अपने जो प्रेस रिलीज जारी किया है उसमें ऐसा अलग से सर्टिफाइड डाटा इसमें अवेलेबल नहीं कराया है, लेकिन बड़ी बात यह है कि अगर लोग जुड़े हैं तो भी तो खुशी की बात है, क्योंकि आफ्टरऑल जो लोग छूट गए थे वो लोग शामिल हो गए हैं, और जो एसआईआर का मेन मकसद था वो तो पूरा हो रहा है ना। एसआईआर के दो मेन, एसआईआर का पहला मकसद था कि जो भारतीय है उसे वोट देने का अधिकार मिले, वो यहाँ पे पूरा हो रहा है। जो भारतीय नहीं है उनका नाम वोटर लिस्ट से बाहर किया जाए, वो यहाँ पे पूरा हो रहा है। तो ओवरऑल में हम जिस उद्देश्य के साथ चले थे वो उद्देश्य पूरा होता हुआ दिख रहा है, और चुनाव आयोग ने इसी चीज को अपने प्रेस रिलीज में भी लिख करके दिया है। बिल्कुल संदीप जी, ओवरऑल तो उद्देश्य पूरा हुआ, फिर दिक्कत कहां है, किस बात को लेकर प्रॉब्लम है, फिर बताइए। नहीं सर, दो दिक्कत है सर। बताइए। हमने सर वोट चोरी का आरोप लगाया, और उस वोट चोरी के बाद चुनाव आयोग ने कहा कि हम एसआईआर कर रहे हैं क्योंकि आपने कुछ एलिगेशन लगाए। तो सर जो चोरी हुई उस पर आपने क्या कार्रवाई की? मतलब आपने तो मान लिया कि चोरी हुई है, इसलिए कि जो वोट कटे हैं, हमने यही कहा कि वोट फर्जी जुड़े हैं, आपने मान लिया कि फर्जी हुआ है। तो जो वोट फर्जी जुड़े थे या फर्जी आधार पर वोटिंग कर रहे थे, वो अभी 30 सांसद वहां बिहार से चुनकर आए, उस पर आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं? पहली चीज। दूसरी चीज, अब सर दूसरा विषय, अभी दो चीजें आई सर। अभी हमारे भाजपा के साथी ने कहा कि कोई बात सुप्रीम कोर्ट में रहे तो उस पर टिप्पणी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। सर ये ज्ञान लेकिन आप पहले अपने भाजपाइयों को दे दिए होते तो राम मंदिर पर जवाब मनीष जी जवाब जल्दी से, मनीष जी जल्दी से जवाब। कांग्रेस नहीं कह रही थी। ठीक है, अब मनीष जी का जवाब ले लीजिए मनीष जी का। बिल्कुल बोलिए मनीष जी। बिल्कुल इसीलिए कि आप देखिए, आ गया इनका असली चेहरा। आज नवरात्र में कांग्रेस का असली चेहरा सामने आ गया ना। ये वही लोग थे जो राम जन्मभूमि के अस्तित्व पर ही सवाल खड़ा करते थे। भाई जो हमारे अध्यात्म है, जो हमारे सब कुछ है, आप उनके अस्तित्व पर सवाल खड़ा कर रहे थे। क्यों कर रहे थे भाई? जब जीवन ही नहीं रहेगा तो आदमी जी कर क्या करेगा? आप किस पे सवाल खड़ा कर रहे थे त्रिपाठी जी? आ गया ना आपका चेहरा नवरात्र में सामने। आपने तो सुप्रीम कोर्ट को लीक कर दिया, इस पर ठीक है। बिहार की जनता कितनी इससे एसआईआर से संतुष्ट है, ये ज्यादा अहम बात है कि बिहार के वोटर, बिहार की जनता, बिहार के मतदाता कितने संतुष्ट हैं, ये सबसे बड़ा मैटर है। ये इसका परीक्षण हो जाएगा, इसका परीक्षण आने वाले चुनाव में हो जाएगा। फिलहाल समय की कमी है। आप दोनों का शुक्रिया, मनीष जी जुड़ने के लिए शुक्रिया, संदीप जी जुड़ने के लिए शुक्रिया, मधुरेश आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए इस चर्चा में। अभी वक्त है ब्रेक का, और ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बात करेंगे तमिलनाडु में कैसी संवेदनहीन राजनीति हो रही है भगदड़ के मामले में। करेंगे इस पर बात ब्रेक के बाद। अरे तू तो कह रहा था कि नया ट्रैक्टर अगले साल लूंगा, कोई खजाना हाथ लगाए क्या? हाँ, 40,000 का। मतलब? इस जीएसटी बचत उत्सव में मुझे इस ट्रैक्टर पे हुई पूरे 40,000 की बचत, यानी टाइम और पैसा कम, मुनाफे में हम। हर घर खुशहाली, जीएसटी बचत उत्सव वाली। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद।
हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया मोंगिया स्टील। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं इस वक्त अब बात तमिलनाडु की, जहां पर संवेदनहीन राजनीति की मिसाल देखने को मिल रही है, क्योंकि तमिलनाडु भगदड़ के मामले में राजनीति तेज हो गई है। असंवेदनशील बयान नेताओं की तरफ से आ रहे हैं। करूर में 27 सितंबर को अभिनेता विजय की पार्टी टीवीके की रैली में यह भगदड़ हुई थी। भगदड़ की त्रासदी में अब तक कुल 41 लोगों की जाने की खबर है। इस भगदड़ की जांच के लिए एनडीए सांसदों के एक पैनल ने करूर का दौरा भी किया। एनडीए के 8 सांसदों वाले इस पैनल ने स्थानीय अधिकारियों द्वारा स्थल आवंटन पर सवाल उठाए। राजनीतिक रैलियों का आयोजन उचित तरीके से होना चाहिए, ये इस पैनल की हेड हेमा मालिनी ने बीजेपी सांसद ने कही। घटना की जिम्मेदारी को लेकर राज्य प्रशासन का अजीब सा रवैया रहा है। राज्य सरकार पर भगदड़ की घटना को लेकर लापरवाही बरतने के आरोप लग रहे हैं। भगदड़ की घटना के बाद राज्य पुलिस ने अभिनेता विजय से उस समय पूछताछ तक नहीं की थी। अभिनेता विजय ने दूसरी तरफ आरोप लगाया पलटकर कि साजिश के तहत यह मचाई गई है भगदड़। इस बीच नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में राहुल गांधी ने अभिनेता विजय से उनका हालचाल पूछा। अब सवाल यह है कि ऐसी राजनीति में पीड़ितों के लिए कोई संवेदनशीलता क्यों नहीं है? भगदड़ के पीड़ितों को क्या इसी तरह से न्याय मिलेगा क्या? बेंगलुरु भगदड़ को याद कीजिए, नेता के बजाय सारी जिम्मेदारी पुलिस अफसर पर डाल दी गई, पल्ला झाड़ दिया गया। क्या ऐसी घटनाओं के लिए नेता और अभिनेता की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? क्या राजनीति के तहत पीड़ितों के बजाय उल्टा नेता और अभिनेता से ही सहानुभूति दिखाएंगे क्या? और कई बार तो दोहरे मापदंड भी अपनाए जाते हैं, वहां अलग पैमाना हो जाता है। अल्लू अर्जुन को याद कीजिए, हैदराबाद में हुई जो भगदड़ हुई थी, उस पर किस तरह से जबरदस्त सख्ती हुई थी। तो ये जो पैनल गया था एनडीए सांसदों का, इसमें भाजपा के वरिष्ठ नेता अनुराग सिंह ठाकुर भी शामिल थे। उन्होंने पीड़ितों से मुलाकात की और कहा कि आखिर बेकसूर लोगों की मौत का जिम्मेदार है कौन? The truth is, the common men have lost their lives. Children, women, and the sole earner of bread for the families, they have lost their lives. And who's responsible for that? There should be a free and fair probe into this. We personally feel that a sitting Supreme Court judge must look into this. There should be a free and fair probe by the sitting Supreme Court judge. अब मामले पर टीवी के पार्टी के प्रमुख और अभिनेता विजय का भी बयान आ गया है। उनका कहना है कि स्थिति उनके लिए बहुत ही दर्दनाक है। लोगों की जानों की भरपाई शब्दों से नहीं हो सकती। उन्होंने सीएम स्टालिन को आड़े हाथ लिया और कहा कि उन्हें यदि परेशानी है तो सामने आकर टक्कर दें, उनके समर्थकों को निशाना ना बनाएं। அது மட்டும் இல்லை, சோஷியல் மீடியாவை சேர்ந்த நண்பர்கள், தோழர்கள் அவங்க மேலே எஃப்ஐஆர்லாம் போட்டு இப்போ பிடிச்சிட்டு இருக்கிறாங்க. சிஎம் சார், உங்களுக்கு ஏதாவது இந்த பழி வாங்கணும் அப்படின்ற எண்ணம் ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா என்ன வேணாலும் பண்ணுங்க. அவங்க மேலே கை வைக்காதீங்க. நான் ஒன்று வீட்டில் இருப்பேன், இல்லை நான் ஆஃபீஸில் இருப்பேன். என்ன வேணாலும் செய்யுங்க. நண்பர்களே, தோழர்களே, நம்மளோட அரசியல் பயணம் இன்னும் ஸ்ட்ராங்காக, இன்னும் தைரியத்தோட। सीधे चलते हैं चेन्नई अपने संवाददाता रितेश रंजन के पास। रितेश, जरा ये बताइए कि इस पूरे मामले पर क्या जबरदस्त संवेदनहीन असंवेदनशील राजनीति हो रही है? वहां पर सब अपने अपने तरफ से देख रहे हैं कि विजय किन के लिए फायदेमंद हो सकते हैं आगे चलकर चुनाव में, इसीलिए जिम्मेदारी कहीं और डालने की कोशिश हो रही है बेंगलुरु भगदड़ की तरह। जी हाँ, जिम्मेदारी कहीं और दी जा रही है। कल भी एडिशनल सेक्रेटरी ने एक प्रेस मीट की जिसमें सारी उंगली जो है विजय की तरफ उठाई गई। बस एक बात काबिले तारीफ है कि डीएमके के अलावा जितने भी पार्टियां हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, अन्य दल हो, ये सब डायरेक्टली विजय को पर कटाक्ष करने से बच रहे हैं और सबका कहीं ना कहीं जो है समर्थन विजय को मिल रहा है और उंगली राज्य सरकार पर उठ रही है, सत्तारूढ़ डीएमके पर उठ रही है कि भीड़ की व्यवस्था के लिए, भीड़ को व्यवस्थित करने के लिए की जिम्मेदारी किसकी होती है? राज्य प्रशासन की होती है। तो वहां चूक हुई है और इसके कारण ये दुर्घटना घटी है। इसके लिए विजय को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन एक बात मैं यहाँ स्पष्ट करना चाहूंगा, जो कल विजय ने अपना संदेश
करीबन 2 दिनों के बाद संदेश लोगों के नाम जारी किया। इसमें उन्होंने सीधे सीधे राज्य सरकार को दोषी ठहराया और राज्य सरकार पर उंगली उठाते हुए कहा कि अगर आपको मेरे से कोई दुश्मनी है तो मुझसे बदला ले, ना कि मेरे फैन से, ना मेरे प्रशंसकों से। ठीक है। यहाँ एक बात है कि विजय को भी एक बात समझने की जरूरत है कि अभी वो राजनीति में आ रहे हैं, उनका वो ऑरा एमजीआर या जयललिता वाला नहीं है। तो जब समय दिया गया था कि 3 बजे आना है, तो उसको 3 बजे से 5 घंटा लेट 8 बजे वो अपनी तरफ गलती को नहीं मान रहे हैं। बिल्कुल, वो मानना चाहिए। इस मामले में चूक तो हुई है और सबकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए बिना राजनीति को देखे, क्योंकि देखिए पीड़ित जो है ना, उनके प्रति संवेदनशीलता, चाहे आप राजनीति करें कि फिल्म करें कि कुछ भी करें, पीड़ितों के प्रति संवेदनशीलता तो जरूरी है। समय की कमी है फिलहाल। रितेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आगे फिर करेंगे कभी इस पर बात, तमिलनाडु की राजनीति पर। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रितेश रंजन जुड़े थे चेन्नई से। और अब इस वक्त में अब चलते चलते आपको सुनवा रहे हैं कि जीएसटी उत्सव जो प्रधानमंत्री ने कहा था, यानी रिफॉर्म के बाद देश के विभिन्न हिस्सों से किस तरह लोगों की प्रतिक्रिया आ रही है। आप देखिए इस प्रतिक्रिया को, हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। जिसका प्राइस श्राद्ध में था 36,990, अभी इसको 30,490 में मिल रहा है। बीपीएल का 55 इंच का टीवी, और करीबन 5.5-6 हजार का फायदा हो गया है। प्लान किया हुआ था कि जीएसटी कम होने पर स्कूटी खरीदूंगी, तो आज कम भी हो गया है और समय भी है कि दुर्गा पूजा का उपलक्ष्य भी है, तो सोचे कि अब स्कूटी खरीद लिया जाए। जीएसटी कम करने की वजह से काफी अमाउंट हमारा सेव हो रहा है उस वजह से। तो ये मेरे मंथली बजट में 43 इंच के बजट में 55 इंच वाला टीवी मेरा हो रहा है, इसलिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ। जीएसटी जब से डाउन हुआ है तो बहुत ज़्यादा मार्केट में लोगों में उमंग आ गया है। गवर्नमेंट काफ़ी अच्छा टाइम पे, पूजा के टाइम पे ये ऑफ़र दिया है, तो कोई कस्टमर जो नहीं लेने वाले थे वो भी अब कस्टमर आ रहे हैं।